नमस्कार साथियों। इसी सप्ताह हमने आरएस प्री की टेस्ट सीरीज शुरू की है और उसका पहला टेस्ट है वो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का है। आपको प्रत्येक टेस्ट के बाद जो टेस्ट पेपर है वो वागीश्वरी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन है वो हमेशा इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आज हम इस पहले टेस्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन है? गोपाल है, ये पाल वंश के शासक हैं। यशस्कर ये कश्मीर के शासक हुए हैं। नंदीवर्मन ये पल्लव वंश के शासक हुए हैं और करेकाल चोल वंश के शासक हुए हैं। सबसे पहले राजतरंगिणी को लिखा है कल्हण ने और कल्हण अपनी इस पुस्तक में यशस्कर के बारे में लिखता है। यशस्कर बहुत ही बेहतरीन शासक हुए जिनकी याद में किताब लिखी गई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान अमीर कोई की स्थापना की थी? यह विभाग किसानों की सहायता के लिए बनाया गया था जिसको कृषि विभाग भी कहते हैं और इसकी शुरुआत करने वाला आदमी का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इनका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक था। फिर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पेबोस की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के लिए आरंभ की थी। यह गलत सवाल है। ये दो प्रथाएं होती थी, सिजदा और पेबोस। सिजदा में जो आदमी दरबार में आता था वो राजा के सामने झुककर सलाम करता था और पेबोस है उसमें राजा के अंगूठे, जो पैर का अंगूठा है उसको चूमकर अभिवादन स्वीकार करना पड़ता है। इस दोनों प्रथाओं को शुरू करने वाले आदमी का नाम बलबन है। ये इल्तुतमिश की बलबन ने शुरू की थी, जबकि चांदी का टका और तांबे का जितल इस मुद्रा को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम इल्तुतमिश है। ये उल्टा पूछा है इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही है, न तो 1 और ना ही 2। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुखतः शेरशाह सूरी पर केंद्रित की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी। इनकी पुस्तक का नाम है पातशाहनामा, ये शाहजहां के काल में लिखी गई थी। याहिया बिन अहमद सरिंदी, इनकी तारीख मुबारक शाही किताब है, ये इन्होंने सैयद वंश के शासकों के संरक्षण में लिखी थी। अब्बास का सरवानी, इन्होंने लिखी थी तारीख शेरशाही। इसी किताब में ये शेरशाह सूरी के शासनकाल की मजबूत कानून व्यवस्था के बारे में वर्णन करते हैं और इस किताब में ये लिखते हैं कि उस समय कानून व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि एक बुजुर्ग महिला रात के 12 बजे हीरा जवाहरात से भरी हुई टोकरी लेकर वो जंगल में से गुजर सकती थी। तो इसका ऑप्शन है अब्बास खान सरवानी। अगला सवाल है, शेरशाह के राज्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, यात्रा मार्गों पर निश्चित स्थान पर सरायों का निर्माण किया गया। बिल्कुल सही सवाल है। शेरशाह सूरी ने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई थी और इसमें निश्चित अंतराल के बाद सराय बनाई थी। इससे एक तो उनकी कानून व्यवस्था मजबूत हो गई, डाक व्यवस्था मजबूत हो गई, गुप्तचर व्यवस्था मजबूत हो गई और जो यात्री यात्रा करते हैं उनको भी एक ठहराव के लिए अच्छा सुविधा मिल गई। ये सही है। दूसरा सब पॉइंट है, ये भी सही है कि पूर्ववर्ती जो मिलावटी धातु हैं उनके स्थान पर शेरशाह सूरी ने मानक और स्टैंडर्ड तरीके के सिक्के जारी किए थे और जो वर्तमान अपना रुपया है इसको भी शुरुआत करने वाले शेरशाह सूरी थे। तो इसका आंसर बनेगा 3, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल है कि ये मत है और इनके प्रमुख कौन कौन है? तो चिश्ती संप्रदाय है, इसके शेख हमीदुद्दीन चिश्ती है। नक्शबंदी सिलसिला है, ये कट्टर संप्रदाय था, इसको शेख अहमद सरेंदी ने किया था। इन्होंने अकबर की उदारवाद नीतियों का विरोध भी किया था, इस कारण जहांगीर ने इनको कैद में डाल दिया था। कादरी सिलसिला है, इसकी शुरुआत करने वाला आदमी का नाम सैयद मखदूम जिलानी है और सूरावर्दी सिलसिला है, इसको शुरुआत करने वाला बहाउद्दीन जकारिया है। सूरावर्दी सिलसिला है, ये सूफी मत का एक विलासितापूर्ण और राजसी व्यक्तियों से निकट संबंध बनाने वाला संप्रदाय था। ये अलग तरह का है। बाकी जो चिश्ती संप्रदाय है बिल्कुल एकदम फकीरी प्रथा पर आधारित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई? अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, संगीतकार, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके द्वारा 6 प्रकार की संगीत पद्धतियां शुरू की गई थी। इसमें कलबाना, नक्श, गुल, कलबाना, नक्श, गुल, 3 ये हैं और 3 ये हैं, ख्याल, कोल और तराना। ये 6 प्रकार की इन्होंने संगीत पद्धतियां शुरुआत की थी। ये ध्रुपद पद्धति है, मूल रूप से भारतीय पद्धति है, इसको एक व्यक्ति विशेष किसी ने शुरू नहीं किया था। ख्याल गायकी को बाद में जो सरकी वंश के शासक हुए उन्होंने भी इसको बहुत संरक्षण प्रदान किया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या करवाई थी? इसमें 4 ऑप्शन है। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बाद में जब 1599 में शहजादा सलीम, इन्होंने पुर्तगालियों की मदद से अपने आप को इलाहाबाद में शासक घोषित कर दिया, तो इस विद्रोह को दमन करने के लिए इन्होंने अकबर ने अबुल फजल को भेजा था। लेकिन बीच में ही शहजादा सलीम ने ओरछा के राजा थे वीर सिंह बुंदेला, उनके द्वारा इनकी हत्या करवा दी थी। हत्या करवाने वाले व्यक्ति का नाम था वीर सिंह बुंदेला, ये ओरछा के राजा थे।
शहजादा सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से शासक बनते हैं। निम्नलिखित में से किसके सम्मान में शाहजहां ने आगरा किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया? मोती मस्जिद आगरा में भी है और दिल्ली में भी है, लेकिन शाहजहां की पुत्री थी जहांआरा, ये बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, उसी के लिए इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था आगरा के किले में, जहांआरा। फिर अगला सवाल है कि शिवाजी की मृत्यु के उपरांत उनके कनिष्ठ पुत्र का शासक के रूप में राज्याभिषेक किया गया? बिल्कुल किया गया। इनकी पटरानी थी सोयराबाई। सोयराबाई, इनका लड़का था राजा राम। राजा राम। जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है तो उसके बाद इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। शिवाजी के जो सबसे बड़े लड़के हैं संभाजी, वो उस समय पन्नाहाला की जेल में कैद में थे। दूसरा ऑप्शन है कि शिवाजी ने अपनी मृत्यु के उपरांत, अपने मृत्यु के पूर्व अपने कनिष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। नहीं, उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था, लेकिन राजा राम को बाद में कर दिया गया। लेकिन बाद में पन्नाहाला की कैद से मुक्त होकर संभाजी खुद इसको अपदस्थ कर अपने सिंहासन पर बैठते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बनेगा। कथन ए सही है, परंतु कथन ये दूसरा वाला आर गलत है। फिर एक निम्न में से किस एक स्थान पर सूर्य मंदिर है? मोढेरा में सूर्य मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण ने किस वेद के साथ स्वयं का साम्य स्थापित किया था? 4 वेद है, इसमें सबसे छोटा वेद है सामवेद। इसी के बारे में कृष्ण भगवान कहते हैं कि गीत वेदों में मैं सामवेद हूं। तो इसका सही ऑप्शन है सामवेद। सामवेद संगीत प्रधान ग्रंथ है, वेद है, और ये कृष्ण भगवान ने अपने आप को इसके साथ साम्य स्थापित किया था, और ये सबसे छोटा भी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है कि मनसब पद सोपान में मनसबदार की हैसियत निर्धारित करता था, परंतु उसका वेतन नहीं। नहीं, ये गलत है। ये दूसरा है मनसबदार को अनुमत सशस्त्र अनुजीवियों की संख्या निर्धारित नहीं करता। बिल्कुल गलत है, इसमें जात और सवार बिल्कुल संख्या निर्धारित होती थी। तीसरा है मनसबदारी एक सेवा थी जिसमें असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व होते थे। तीसरा ऑप्शन सही है। फिर एक सभी मनसबदार अजीब अमीर अजम कहलाते नहीं। 2500 से ऊपर की संख्या के जो मनसबदार होते थे, शुरुआत में वो अमीर आजम कहलाते थे, बाद में इसको बढ़ाकर 5000 कर दिया। ये शुरुआत में शहजादों के लिए था, सभी मनसबदार अमीर आजम नहीं होते थे, इसलिए इसका ऑप्शन केवल 3 है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार अबू समद को प्रश्रय मिला था? अकबर को, अकबर के शासनकाल में मिला था। ये अबू समद हुमायूं के टाइम, इनको जब ईरान की यात्रा पे थे वहां से हुमायूं इसको साथ में लेकर आए थे, तो हुमायूं के काल में भी ये थे और अकबर के काल में भी ये थे। हुमायूं इनका ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन अकबर होगा। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेशी मामले देखता था? शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, विजयनगर साम्राज्य में अष्ट दिग्गज थे, और अष्ट छाप है वो और एक धार्मिक संप्रदाय, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अष्ट ये हमेशा बहुत कंफ्यूज करने वाला है। शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान होते थे, और उस समय विदेश मामले हैं वो सुमंत देखता था। सुमंत नाम का इसको विदेश मंत्री कहते थे। 16 सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा चोल शासक राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय द्वारा पराजित किया गया? प्रांतक फर्स्ट को पराजित किया था कृष्ण तृतीय ने। कृष्ण थर्ड बहुत ही शक्तिशाली शासक थे राष्ट्रकूट वंश के। निम्नलिखित में से किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए की गई? दीवान मुस्तक राज, इसको राजस्व व्यवस्था के लिए की गई थी। दीवान अमीर कोई ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ये कृषि विभाग था। दीवान अर्ज है ये बलबन ने की थी, ये सैन्य विभाग था। और दीवान इंसा ये पत्राचार विभाग था, जो सभी सल्तनत के शासकों के टाइम में काम करता था। अगला सवाल है कि मध्यकाल से संबंधित अधिकारी और इनका विवरण। खूत है, खूत मुकदम चौधरी, ये ग्रामीण के अधिकारी होते थे, वर्तमान के पटवारी ग्राम सेवक टाइप के। तो खूत है वो ग्राम अधिकारी है। अमीर है हाजिब, ये बड़ा अधिकारी होता है, राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी कहलाता था। फिर है मुहत्सिब, ये नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक अधिकारी होता था। ये इस्लाम के जो कानून है उनको पालन लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी इसका विशेष फोकस होता था। और औरंगजेब के टाइम ये और महत्वपूर्ण पद हो गया था। ये नियमावली की पालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग, इसके बारे में ध्यान रखता था। और नविस्दा ये बाबू होता था, कलर लिपिक। तो ये इनका मैंने मिलान कर दिया। इसका खूत है 4, ए में 4 ये है, बी में 1, सी में 2 और नविस्दा, तो इसका ऑप्शन ए बनता है।
फिर आगे निम्न में से कौन नामदेव के समकालीन थे? नामदेव के समकालीन माधवाचार्य थे। निम्बार्क इनसे पहले हो गए थे। रामदास ये तो शिवाजी के टाइम में थे और सेना ये 14वीं शताब्दी में हुए थे। मध्यकालीन भारत का ये कौन सा संत कवि था जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया तथा निपक मार्ग का अनुमोदन किया था? षड दर्शन 6 दर्शन है जिसमें सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा ये रखते हैं। उनका तो इन्होंने अस्वीकार करके अपना एक अलग निपक मार्ग चलाया था। ये दादू दयाल हैं। इनका जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था 1544 में, लेकिन इन्होंने अपनी कर्म भूमि और धर्म भूमि दोनों ही राजस्थान को बनाई था। इसका दादू दयाल उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश पाल साम्राज्य में हुआ था। बिल्कुल, पाल वंश के शासक हुए हैं महिपाल। इन्होंने बहुत सारे लोगों को तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। दूसरा है बंगाल के सेन बौद्ध विरोधी थे। इन्होंने बौद्ध विरोध की घटनाएं खूब की थी और ये शैव संप्रदाय के थे। सोलंकी जिन्होंने गुजरात पर शासन किया, जैन धर्म के आचार्य हेमचंद्र, ये गुजरात के सोलंकी शासकों के संरक्षण में ही रहे थे और इसी के नायिका देवी और भीम सेकंड वगैरह इसमें बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। तो इसके उपरोक्त सभी उत्तर सही है। निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। ये फिरोज तुगलक से पहले इनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया था, इनका मूल नाम जोना खां था। उन्हीं की याद में ये जौनपुर फिरोज तुगलक ने बसाया था उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज प्रथम ने नौसेना अभियान द्वारा बर्मा के कुछ भागों तथा मलाया व सुमात्रा पर अधिकार कर लिया। नहीं, इन्होंने तो मलाया और सुमात्रा के जो शासक थे शैलेंद्र वंशी, उनको यहां पर निर्माण कार्य करने की भी अनुमति प्रदान की थी। तो इसका पहला ऑप्शन गलत है। राजेंद्र प्रथम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। बिल्कुल की थी। चोल राजाओं द्वारा उत्तरी लंका पर तब तक अधिकार बनाए रखा गया तब तक विजय बाहु प्रथम द्वारा उन्हें निष्कासित नहीं किया गया। यह भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वीं शताब्दी में उस समय जब हास हुआ, जब चोल शासक बहुत मजबूत थे, इनके जब शक्ति समाप्त हुई थी, तो ये शक्ति है 2 राज्यों के पास चली गई थी। एक तो होयसल वंश के शासक, दूसरा पांड्य वंश के। तो इसका ऑप्शन 2, 3 और 4 है। ये इन मलाया सुमात्रा इन पर अधिकार करना ये सब राजेंद्र प्रथम ने किया था। ये राजराज प्रथम के पुत्र थे। निम्नलिखित में से गुजरात के किस शासक को पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय डुबो दिया जब वो अपने जलयान पर था? बहादुर शाह इसका ऑप्शन है। बहादुर शाह ने कर्मावती के विरुद्ध युद्ध किया था, हुमायूं के विरुद्ध युद्ध किया था और इनके और पुर्तगालियों के बीच में आपस में टकराव हुआ, तो पुर्तगालियों ने धोखे से इनको संधि के लिए बुलाया गया था और वहीं पर इनको जलयान से फेंक के मार दिया गया। उस समय फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली गवर्नर नुनो डी कुन्हो था। बहादुर शाह इसका ऑप्शन है। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर आराम शाह ने अन्य दावेदारों को दबाकर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह। ये 8 माह के लिए रहा था, लेकिन 8 माह में इन्होंने अपने आप को शासक बना लिया था। पहला ऑप्शन सही है। तुर्की व्यवस्था में सत्ता के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले कोई सुनिश्चित नियम नहीं थे। बिल्कुल, तुर्की वंश में या सल्तनत काल के कहे तो किसी भी शासक की मृत्यु के बाद कौन शासक बनेगा उसके उत्तराधिकारी कोई हो सकता था। उसका भाई हो सकता था, दामाद हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, कोई नियम नहीं थे। इसलिए ऑप्शन दोनों ही सही है। इसकी सही व्याख्या भी करता है। अगला है, सिकंदर लोदी ने अपना आवास दिल्ली से आगरा परिवर्तित किया था। सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा की स्थापना की थी और 1506 में इसको दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। लोधी वंश के जो शासक थे, शुरुआत में बहलोल लोधी सिकंदर लोधी का पिता था, वो सब अपने अमीरों को बराबर समझता था, उनके समकक्ष समानों में प्रथम की हैसियत से रहता था। लेकिन सिकंदर लोधी थोड़ा उससे आगे निकला और उन्होंने अमीरों के जो व्यक्तिगत मामले हैं उनमें भाग लेना शुरू कर दिया। जैसे अभी वर्तमान में नहीं है राजस्थान सरकार में, कि राजस्थान सरकार में जो भी मंत्री बने, उन मंत्रियों के जो व्यक्तिगत पीए लगते हैं, पीए ऐसे लगते हैं सरकार के आरएस अधिकारी, वो अपनी मर्जी से नहीं लग सकते हैं, इनको मुख्य सचिव अपने हिसाब से लगाएगा। वैसे ही सिकंदर लोधी ने इनमें हस्तक्षेप शुरू किया और अमीरों के व्यक्तिगत सैनिक है सिकंदर लोधी स्वयं नियुक्त करता था, उनकी इच्छा से नहीं होते थे। सिकंदर लोधी ने मक्के की फसल पर शुल्क समाप्त कर दिया था, नहीं किया था। तो इसके 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन 3। अगला सवाल है कि ये स्मारक है और इनके निर्माता कौन है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनाया था। फिर है दिल्ली में हौजे खास,
ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अपने शासनकाल में। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, और बदायूं में जामा मस्जिद है, ये इल्तुतमिश ने बनाई थी। जब इल्तुतमिश शासक बना था, उससे पहले वो बदायूं का गवर्नर ही था, इसी कारण उन्होंने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो इसके हिसाब से 2.5 ए में 4 इन दोनों में, फिर बी में एक, सी में 3 और डी में 2, इसका सी ऑप्शन सही बनता है। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक और तुलसीदास, 3 नाम दिए हुए हैं। उपरोक्त में से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? ये बात, लोधी वंश का पतन होता है और बाबर सत्तारूढ़ होता है, ये घटना है 1526 की, जब पानीपत का पहला युद्ध होता है। तो ये पूछ रहा है कि इस समय कौन सा शासक है वो उपदेश दे रहा होता है? तो दादू दयाल और तुलसीदास दोनों बाद के हैं। गुरु नानक है, इनका काल है 1469 से लेकर 1539 तक। ये 1526 की घटना के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन बनता है गुरु नानक। केवल 2। अगला सवाल है कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी का काल तमिल साहित्य कृतियों का समृद्धि काल था। बिल्कुल इसमें ऑप्शन सही है। 15वीं और 16वीं शताब्दी काल तमिल साहित्य कृतियों के रूप से बहुत समृद्ध था। दूसरा है कि विजयनगर के शासक तमिल भाषा एवं साहित्य को विशेष वरीयता देते, नहीं, ये तेलुगु भाषा को देते थे। तो इसका कथन ए सही है, परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की थी? सबसे पहले स्त्रियों के बारे में क्या भूमिका हो सकती है? स्त्रियों ही सबसे पहले किसी बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है, ये सब बातें अपने उपदेशों में गुरु नानक ने बताई थी। इसका ऑप्शन एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान कोतवाल ने संग्रहित है? मान कोतवाल ये ग्वालियर के शासक हुए हैं, मान सिंह तोमर, उनके संरक्षण में लिखी गई किताब है, संगीत प्रदान है, तो इसमें श्रुति मधुर संगीत कृतियां हैं। मान कोतवाल ग्रंथ है, ये ग्वालियर के शासक हुए हैं मान सिंह तोमर, उनके संरक्षण में लिखी गई थी, संगीत के ऊपर किताब लिखी गई थी, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भू राजस्व संग्रह की देहशाला पद्धति प्रारंभ की थी? आईने देहशाला कहलाती है, अकबर ने शुरू की थी। इसमें 10 साल के एवरेज निकालकर जमीन के ऊपर टैक्स निर्धारित किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में ही है, अनूप तालाब ये भी फतेहपुर सीकरी में ही है, पंचमहल ये भी वहीं पर है, किला ए कूना ये दिल्ली में स्थित है, इसको शेरशाह सूरी ने बनाया था, शेरशाह सूरी ने। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, बाकी ये सही नहीं है। तो सही ऑप्शन है 3, किला ए कूना मस्जिद। अगला सवाल है कि ये लेखक है और इनकी पुस्तकें हैं, इनसे इनका मिलान कराना है। अल बरूनी की किताब है तहकीक उल हिंद, मिनाज उस सिराज ने लिखी है तबकात नासिरी सल्तनत काल में, फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा, और अमीर खुसरो की खूब सारी पुस्तकों में से एक है नूह सिपहर, इनका मिलान सी में बैठता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था? कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, सालीपुर ये तीनों चोल साम्राज्य के थे। ताम्रलिप्ति ये थोड़ा चोल साम्राज्य के ऊपर पड़ता था, वेस्ट बंगाल में। इसका ऑप्शन 4 सही है, ताम्रलिप्ति चोल साम्राज्य का बंदरगाह नहीं था। निम्नलिखित में से किस एक के साथ कालजयी रचना जीवक चिंतामणि संबंधित है? जीवक चिंतामणि ये तिरुतक देवर ने लिखी है, तिरुतक देवर ने लिखी है, जो एक जैन भिक्षु है, जैन मुनि नहीं है, जैन भिक्षु थे, जैन भिक्षु। ये बहुत ही कालजयी रचना है संगम काल की, और ये जैन मत से संबंधित है। इसमें एक राजकुमार होता है जीवक, उसके जीवन पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। आप इसको पढ़ भी सकते हो, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके अंक मिलते हैं निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन से संबंधित मराठा संतों का सही कालानुक्रम है? सबसे पहले नामदेव हुए हैं, उसके बाद एकनाथ हुए हैं, फिर तुकाराम हुए, और सबसे लास्ट में समर्थ गुरु रामदास हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही बैठता है। अगला सवाल है अपधर्मी को अपधर्म, अपधर्मी को हमेशा अपधर्मी पसंद होता है, परंपरावादी को धर्म, किंतु इत्र विक्रेता के हृदय में को गुलाब की पंखुड़ी का पराग हमेशा प्रिय होता है। गुलाब इत्र विक्रेता का तो हमेशा उसका पराग ही होता है, वहीं से इत्र निकलेगा था। ये मध्यकालीन कविता किस लेखक द्वारा लिखी गई है? बहुत फेमस की रचना है ये तो, अमीर खुसरो की। इसमें ऑप्शन 1 है,
अगला सवाल है कि औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मुगल प्रशासकीय तंत्र को जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, कहते हैं कि जिस प्रकार स्पेन नेपोलियन के लिए नासूर साबित हुआ था, वैसे ही औरंगजेब के लिए दक्षिण भारत का अभियान है वो नासूर साबित हुआ था, क्योंकि बड़े बड़े अभियान उसने छेड़ तो दिए थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को भर्ती करना पड़ा और उनको जागीर देनी पड़े, लेकिन जागीरें तो सीमित थी, इसलिए औरंगजेब के शासनकाल में जागीरदारी संकट का सामना करना पड़ता। बिल्कुल सही है। दूसरा इसकी सही व्याख्या करता है कि जागीरों की संख्या हमेशा सीमित होती है, लेकिन जागीर को प्राप्त करने वाले आशावान मनसबदारों की संख्या असीमित थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से सम्राट अकबर द्वारा 4 महत्वपूर्ण दुर्गों की विजय का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर और असीरगढ़। असीरगढ़ अकबर ने सबसे बाद में जीता और वो भी धोखे से, कहते हैं कि असीरगढ़ को सोने की चाबियों से जीता। ये अकबर का वैसे भी सबसे अंतिम अभियान था। इसका ऑप्शन 4 सही है। नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 4 मंदिर दिए हुए हैं, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम का, लिंगराज भुवनेश्वर का, वरदेश्वर मंदिर तंजावुर और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। 3 प्रकार की शैलियां होती है, द्रविड़, नागर और बेसर। द्रविड़ है, सबसे पहले नागर को मान लो, ये हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक के जो एरिया है उसमें जो हमारे प्रचलित थी वो नागर शैली थी। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक आप द्रविड़ शैली को मान सकते हैं, और दोनों का मिला जुला असर है वो बेसर में मिलता है। तो ये पहला है, ये द्रविड़ शैली का है। जो वरदेश्वर है ये भी द्रविड़ शैली का है। कंदरिया महादेव है, खजुराहो, ये वहां के चंदेल शासकों ने कराया था, ये वहां की लोकल शैली है उन्होंने। और ये जो सबसे पहले जिसमें नागर शैली का महत्वपूर्ण झलक अपने को मिलती है वो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर का। ऑप्शन 2 सही है। अगला सवाल है कि विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला सल्तनत का प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के मार्फत दक्षिण भारत के राज्यों पर अधिकार स्थापित किया था और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया था? विजयनगर साम्राज्य 1336 में 2 भाई हैं, हरिहर और बुक्का, उन्होंने इसको स्वतंत्र किया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक का काल है। मोहम्मद बिन तुगलक काल 1325 से लेकर 1351 तक का था। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। अगला सवाल है कि कपड़े पर किए गए चित्रण निम्न में से किस हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है? तो ये हमजानामा से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है 2 हमजानामा। फिर है कि सर्वप्रथम चोलकालीन स्वर्ण मुद्रा जिसका हमें ज्ञान संबंधित है, ये कई बार सवाल आ चुका है। 973 से लेकर 985 तक शासनकाल है उत्तम चोल का। ये राजराज फर्स्ट के पिताजी थे और इसी के काल में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के प्रचलन में आए थे, जारी हुए थे। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, उत्तम चोल। फिर अगला ऑप्शन है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये लेखक है और इनकी पुस्तक है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये सही है। ख्वांद मीर ने कानून हुमायूं लिखी थी, सही है। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी थी, सही है। ख्वाजा कला ने तजकिस, ये तजकिस किताब, तजकिस ए हुमायूं अकबर, ये किताब लिखने वाला आदमी का नाम है बायजिद बायजिद बयात। बायजिद बयात, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। बायजिद बयात को ही हुमायूं ने, जब वो कामरान आक्रमण कर रहा था उनके खिलाफ विद्रोह कर रहा था, तो इस बायजिद बयात को दूत बनाकर कामरान के पास भेजा था और इन्होंने तजकी से हुमायूं अकबर उस सब वो घटनाओं का वर्णन इसमें लिखा गया है। और इसमें हेमू को काफिर कहा गया है, गद्दार काफिर जैसी संज्ञाएं दी गई है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। ख्वाजा कला ने लिखी थी तजकी से हुमायूं अकबर, ये बायजिद बयात ने लिखी है, इसको ध्यान रखना। अगला सवाल है कि चित्रकार ख्वाजा मंसूर की किस निपुणता के लिए विशिष्ट ख्याति प्राप्त है? ये वनस्पति और प्राणी चित्रकारी करता था, ये जहांगीर के काल में था। इनके 2 चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बंगाल का अनोखा पुष्प, ये इनका एक चित्र है, बंगाल का अनोखा पुष्प। दूसरा साइबेरियन सारस, ये दोनों बनाए थे। एक तो पुष्प का हो गया, ये तो मतलब वनस्पति का हो गया, और प्राणी में साइबेरियन सारस। तो ये मंसूर है, ख्वाजा मंसूर, ये जहांगीर के टाइम था और वनस्पति और प्राणी चित्रकारी इसके फेमस थे। ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला सवाल है कि तौहीद इलाही तथा सुलह कुल के सिद्धांत सम्राट अकबर के सर्वस्ववादी सार्वभौमिक नजरिए की पुष्टि करते हैं। बिल्कुल, इसने नया धर्म शुरुआत किया था, उसमें ये सब प्रावधान रखे गए थे। कथन ए सही है। कथन
आर ये कहता है कि मेजर के माध्यम से उसने आध्यात्मिक तथा सांसारिक शक्ति को संचित करने का प्रयास किया, यह भी सही है। मेजर अकबर ने एक नई शुरुआत की थी, उसमें यह प्रावधान किया गया कि धार्मिक मामलों में कोई भी वाद विवाद होता है राज्य के मध्य, उलेमाओं के मध्य, तो उस सब की जो अंतिम व्याख्याकार होगा वो होगा बादशाह। इससे क्या है, आध्यात्मिक और सांसारिक सभी शक्तियां उनमें खुद में समाहित कर ली, तो ये दोनों सही है, परंतु एक का आर कारण सही नहीं है, दोनों सही है, इसलिए ये ऑप्शन है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता, एक ही आर व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन राजपूत काल का गणितज्ञ था? बाणभट्ट है, ये तो बहुत पहले वह हर्ष के काल में था। वाचस्पति है, ये भी बहुत पहले के हुए थे, मगध में हुए थे, ये राजपूत काल से पहले हुए थे। हरदत्त, ये संस्कृत के विद्वान हुए हैं। 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य हुए थे, जो गणित और ज्योतिष के ऊपर इन्होंने खूब सारी किताबें लिखी है, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मार्को पोलो, ये पांड्यन राज्य में आया था, ये तो सही है बिल्कुल, मार्को पोलो पांड्य राज्य में आया था। निकितन मेहमन साम्राज्य में आया था, बिल्कुल ये भी सही है। निकोलो कॉन्टी, नहीं, निकोलो कॉन्टी राष्ट्रकूट साम्राज्य में आया था, ये विजयनगर में आया था। विजयनगर में निकोलो कॉन्टी और बारबोसा 2 आए थे विजयनगर, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। ये सुमेलित नहीं है, ये राष्ट्रकूट में नहीं, विजयनगर साम्राज्य आया था और बारबोसा विजयनगर में आया था। अगला सवाल है, कलीला व दमना अरबी रूपांतर है, ये पंचतंत्र का पंचतंत्र विष्णुदत्त शर्मा ने लिखी गई है, ये बच्चों की बाल कविताएं कहानियों पर लिखी गई पुस्तक है, इसका अरबी में रूपांतरित हुआ है कलीला व दमना के नाम से, ऑप्शन 3 सही है। अगला सवाल है कि विदेशी यात्री और उनके भारत आने का क्रम क्या है? सबसे पहले भारत आने वाले आदमी का नाम है रोल फिंच, ये 1585 में भारत में आया था। फिर कैप्टन हॉकिंस, ये 1608 में भारत आया था। थॉमस मुनरो, ये 1615 में आया था, और इसी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान होती है, जहांगीर से अनुमति मिलती है। और मनुची है, ये 1658 में आया था, शाहजहां के काल में। तो सबका क्रम मैंने बता दिया है। वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी देवताओं वाले सिक्कों को चलाए रखा था, इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें मोहम्मद गोरी, जब मोहम्मद गोरी आया था तो उससे पहले साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान का था दिल्ली, उसके अंदर एक छोटी सी रियासत थी, तो इसमें सिक्कों की एक तरफ लक्ष्मी का चित्र होता था। मोहम्मद गोरी को बहुत कम समय मिला, वरना वो सिक्के के ऊपर वो भी उसको बदल देता, लेकिन समय नहीं मिला, तो मोहम्मद गोरी का जो शासन काल रहा था थोड़ा का, उस समय उसने वो सिक्के जारी रखे थे, इसका ऑप्शन 3 सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पानीपत के युद्ध में अकबर की सेना द्वारा पराजित हेमू आदिल शाह का सेनापति, सूर वंश का सबसे लास्ट शासक हुआ था आदिल शाह सूर, ये उसका सेनापति और मंत्री था, बिल्कुल सही है। ये आगरे का सूबेदार बनाया गया था, बिल्कुल। ये एक रेवाड़ी इनके बाजार में नमक बेचने वाला बढ़िया था हेमू, बाद में इसने हथियारों का धंधा शुरुआत कर दिया। हथियारों का धंधा शुरुआत हुआ तो इसके सल्तनत के साथ नजदीकी बढ़ी, और नजदीकी बढ़ने के बाद ये आदिल शाह सूर के टाइम जो सेनापति और मंत्री बन गया था, इस कारण शक्ति इसके पास संचित हो गई। आदिल शाह इतना कोई महत्वपूर्ण था नहीं, वो ऐसे ही दरबार में घूमता फिरता, उसका कोई विशेष था नहीं, तो पूरी शक्तियां हेमू की नजर में आ गई थी। जन्म से व्यापारी और बढ़िया था, सिकंदर शाह सूरी का सेनापति था नहीं, ये आदिल शाह सूर का सेनापति और मंत्री था, तो इसका ऑप्शन 1 2 3 दूसरा सही है। ये आदिल, इसमें यही गलत है, बाकी सब सही है। कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्र के माध्यम से किस वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक होते हैं। इनके बाद शुंग वंश के अगले शासक बनते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका है, उनके ऊपर यह रचना लिखी गई है कालिदास द्वारा, शुंग वंश पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग की निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य हैं? इसमें कबीर, नानक, रैदास, ये तीनों निर्गुण है, लेकिन मीरा है वो सगुण भक्ति, कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ उनकी प्रार्थना करती, उनमें भक्ति करती, तो इसके ऑप्शन 1 2 3 3 सही है। मीरा सगुण भक्ति में आती थी, बाकी ये तीनों निर्गुण भक्ति के संत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाया था। एक तो अंबाला जिले के अंदर एक जगह है टोपरा, ये हरियाणा के अंबाला जिले में है, और दूसरा मेरठ। ये अशोक के यहाँ 2 जगह से स्तंभ को लाकर इसने दिल्ली में स्थापित करवाया था फिरोज तुगलक ने।
फिर है सस्कनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचित हुआ था? सस्कनी सिक्के को शुरुआत करने वाला शासक का नाम है फिरोज तुगलक। यह शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक लगभग माना जाता है, कोई 19 तक भी मानते हैं। अगला सवाल है कि इनको सुमेलित करना, एक तरफ घटनाएं दी गई है, दूसरी तरफ सत्र दिया गया है। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास पर सबको पता है, 1546 में हुआ था। नूरजहां के साथ जहांगीर का विवाह 1611 में हुआ था। सफावियों द्वारा कंधार पर आक्रमण या अधिकार 1622 में कर दिया गया, और शिवाजी की मृत्यु है 1680 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तुगलक स्थापत्य के विशेष लक्षण, दीवारें तथा भवनों के चौड़े आधार वाली कोने पर चौड़े आधार वाले ऊपर से क्रम से पतले होते बुर्ज, जिससे भवनों की अतिरिक्त मजबूती मिलती है। बिल्कुल सही है, कथन ए सही है। दूसरा कारण है तुगलक शासकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भवन सामग्री में नए उत्खनित अनगढ़ पत्थरों तथा गोलाक्ष का बाहुल्य दिखता है। ये दोनों ही कथन सही है। कथन ए और कारण दोनों सही है, और कथन ए की कारण आर व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हब ए सर्ब नामक सिंचाई पर कर लगाया था? इस कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम है फिरोज तुगलक। ये उस भूमि पर टैक्स लगता था जो नहर द्वारा सिंचित होती थी। नहरें सबसे पहले बनाने का उल्लेख अपने को गयासुद्दीन तुगलक से मिलता है। सबसे पहले नहर के निर्माता यही थे। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नहरें बनाई थी। इस कारण तुगलक वंश में नहरें काफी बन गई थी। तो फिर जो नहर से जो कृषि वो सिंचित होती थी, तो उनके ऊपर एक टैक्स लगता था, उसका नाम था हब ए सर्ब। ये फिरोज तुगलक ने शुरू किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन नवीन मुस्लिम भारत आए थे? ये मंगोल आए थे। ये दिल्ली में बस गए थे। जिस स्थान में बसे वो मंगोलपुरी कहलाता है। ये नवीन मुसलमान कहलाते हैं मंगोल। अधोलिखित विजयनगर शासकों में से वे प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? हरिहर फर्स्ट ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसका ए सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक राजनीतिक कर था। तो इसमें पूछा गया किसने सर्वप्रथम समाप्त किया था? अकबर ने भी जजिया कर समाप्त किया था, लेकिन उससे पहले जैनुल आबदीन, ये कश्मीर के उदारवादी शासक हुए थे। ये 1423 में कश्मीर के शासक बने थे। सबसे पहले इन शासकों में इन्होंने जजिया कर हटाया था। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा होता है? सामान्यतः कमरा होता है वो 4 भुजा का होता है, वैसे अष्टभुजीय मकबरा है तो ये सिकंदर लोदी का है। दिल्ली में ही लोधी गार्डन है, उसके अंदर बना हुआ है। आप दिल्ली जाओ तो कभी इसको देख सकते हो। अगला सवाल है कि ये प्रवर्तक है और ये संप्रदाय किसका क्या है? तो इसमें सबसे पहले रामानुज है। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। तो रामानुज का तो विशिष्ट अद्वैतवाद है। माध्वाचार्य है, उनका द्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य है, उन्होंने द्वैत अद्वैतवाद की स्थापना की थी। और जो वल्लभाचार्य है, उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उदय उत्तरदायी नहीं है? यह सवाल पूछ रहा है कि मराठा शक्ति का जो उदय हुआ था उसके पीछे कई कारण है, उसमें से कौन सा एक कारण उत्तरदायी नहीं है? तो महाराष्ट्र की सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, इसके कारण वो लोग साथ में आए थे। बिल्कुल ये कारण सही है। ये कारण है महाराष्ट्र के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना। उस समय तक सामाजिक चेतना इसमें जागृत हो गई थी। ये कथन भी इनका सही है। महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र से दिल्ली की दूरी थी, बिल्कुल यह भी प्रमुख कारण है। इस कारण क्या है कि वहां उतना नियंत्रण था नहीं। शुरुआत में जब सत्ता ये बना रहे थे शिवाजी के नेतृत्व में, तो पहले तीनों ही कारण सही है। कुतुबशाही शासकों द्वारा मराठा सरदारों का नहीं, बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसके ऑप्शन ये चौथा इसका सही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों तो सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? अभी बहुत ही चर्चा में रहा था। मोदी जी ने वापस नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्घाटन हुआ है, पुनरुद्वार के बाद उद्घाटन हुआ है। तो इसको बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। माना जाता है कि 1192 से लेकर 1206 की इस अवधि के दौरान इसने इसको नष्ट किया था। कोई 1202 मानता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट कोई अलग अलग किताब अलग अलग लिखती है, लेकिन इसका ऑप्शन बख्तियार खिलजी है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका ऑप्शन है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, ये बहुत ही धार्मिक दृष्टि से कट्टर व्यक्ति थे। ऑप्शन 4 सही है इसका। 18वीं शताब्दी के उस राजा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ की विशिष्टता प्राप्त की थी।
आमेर के सवाई जय सिंह। ऑप्शन 3 इसका सही है। अगला सवाल है कि चोल शासक में उडे कुट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य होता है? उडे कुट्टम एक रीडर टाइप का अधिकारी होता था। वह राजा के आदेशों को लिखता था, जैसे अभी वर्तमान में जज के जो आदेश है उनको लिखता था रीडर, तो ये रीडर टाइप का अधिकारी होता था। ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाएं दी हुई है। प्रांतों का गठन, घोड़ों का दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन और जजिया कर की समाप्ति। सबसे पहले शासक बनने के बाद इन्होंने 3-4 चीजें की थी, उसमें से एक जजिया कर की समाप्ति थी। 1564 में ये की थी इन्होंने। 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दी थी। फिर 1574 में इसने घोड़े दागने की प्रथा शुरुआत की थी। फिर 1575 में मनसबदारी की शुरुआत की थी और 1580 में अपने पूरे साम्राज्य को 12 प्रांतों में बांट दिया था। तो इसमें सबसे पहले ये है फर्स्ट, दूसरी सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अगला सवाल है कि महाजनपदों की राजधानियों के अनुसार सही जोड़ा बताइए। अस्मक, ये अस्मक जो 16 जनपद थे उसमें 16 महाजनपद थे। महाजनपद काल को दूसरी नगरीय क्रांति भी कहते हैं। तो अस्मक है, ये दक्षिण का सबसे दक्षिणी था गोदावरी के तट पर। इसकी राजधानी पोटक थी, पोटन। अस्मक की राजधानी पोटन, तो ये गलत है। कंबोज की राजधानी हाटक, बिल्कुल सही है। मल की राजधानी कुशीनारा और पावा थी, दो थी इसकी राजधानी, कुशीनारा और पावा। कंबोज कश्मीर का इलाका था, कश्मीर का इलाका, ये सबसे उत्तरी था। और ये अस्मक है, ये सबसे दक्षिणी था। और काशी है, इसकी राजधानी मिथिला नहीं थी, इसकी राजधानी वाराणसी था। तो सही है, वो तो केवल दो है, ये आंसर भी सही है। अस्मक की राजधानी पोटन थी, मल की राजधानी कुशीनारा और पावा थी, दो राजधानी थी इसकी। और काशी की राजधानी है वो वाराणसी थी। उस विदेशी लेखक का नाम बताइए जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अल बरूनी का इससे कोई लेना देना नहीं है, वास्को डामा कोई लेना देना नहीं है, अमीर खुसरो ने, फर्नांडो नुनीस इसने वर्णन किया विस्तार से। विभिन्न सुल्तानों द्वारा निम्नलिखित विभिन्न विभागों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ये राजस्व से संबंधित विभाग था। दीवान अमीर कोई, ये कृषि विभाग था, मोहम्मद तुगलक ने की थी, बिल्कुल सही है। दीवान खैरात, ये जो वक्फ टाइप का था, एक तरह का जो दान देते हैं उस तरह का विभाग था, ये फिरोज तुगलक ने शुरुआत की थी। दीवान रियासत, ये बलबन ने नहीं की थी, इसकी शुरुआत खिलजी ने की थी। ये जो बाजार नियंत्रण के ऊपर जो 3 अधिकारी नियुक्त किए थे, उन अधिकारियों का एक विभाग था। 3 सेनाएं मंडी, उसी तरह से एक विभाग था दीवान रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी, जो बाजार नियंत्रण का कार्य करता। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, असुमेलित है। दीवान रियासत बलबन ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और ऊपर वाले तीनों ही सही, शुरुआत करने वाले सही सुमेलित है। ऑप्शन 4 इसका सही है। अगला है, कथन है कि सन 1636 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी। बिल्कुल दक्षिण नीति सफल थी, इन्होंने खूब सारे राज्यों का विलय किया था। दूसरी है कि शाहजहां ने काफी समय दक्षिण में व्यतीत किया था, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान था। बिल्कुल, ये कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही है। जहांगीर के काल में यूरोपीय चित्रकला तकनीक एवं शैली ने मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित यूरोपीय विशेषताओं में से कौन सी एक थी जिसका अनुसरण मुगल भारत में नहीं कर पाए? जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। 3D, त्रिआयामी चित्रांकन, 3D, बिल्कुल 3D उसमें अवेलेबल था, चित्र मिलते हैं 3D के। प्रकाश एवं छाया का प्रयोग विशेष रूप से युद्ध के चित्रांकन में था, यह भी सही है। नए रूपक का चित्रण जैसे वाले देवदूत, गुम्मट के बादल, ये भी सवाल सही था। तेल चित्र नहीं, ये इसका उन्होंने प्रयोग ऑयल पेंटिंग की शुरुआत में थी, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। ऑयल पेंटिंग चित्रकला जहांगीर के टाइम में नहीं थी। अगला सवाल है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? आमेर के सवाई जय सिंह, जून 1665 में इन्होंने शिवाजी के साथ संधि की थी। इसमें खूब सारे 23 किले शिवाजी ने मुगलों को दे दिए थे, और इन्होंने आश्वस्त किया था शिवाजी को कि अगर आपके साथ दरबार में किसी प्रकार की नाइंसाफी होगी तो मैं आपका साथ दूंगा। इसी आश्वासन के बल पर वो आगरा गए थे, लेकिन वहां उनको साथ कुठाराघात हुआ था। तो सवाई जय सिंह के लड़के हैं राम सिंह, उन्होंने इनको रिहा होने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन 3 फ्रांसीसी यात्री 1664 में मुगल दरबार में उपस्थित थे?
ये फ्रांस पूछ रहा है कि फ्रांस से कौन कौन थे। ट्रेवनियर भी फ्रांस का था, बर्नियर भी फ्रांस का था, थिएटनोट भी फ्रांस का था, लेकिन मनुची इटली का था। इटली का था ये। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। निम्नलिखित मुगल बादशाह के युग में से किस एक युग ने अपने प्रमुख पदों को अपदस्थ किया था। अपने प्रमुख पदों को अपदस्थ करने का जो काम है वो अकबर और शाहजहां के ऊपर ही आता है। अकबर और शाहजहां इन दोनों ने अपने प्रमुख पदों को अपदस्थ किया था। ऑप्शन तीसरा सही है। शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि पर कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला व्यक्ति कौन था। मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने बहुत सारे राजस्व सुधार किए थे। कौन सा युग्म असत्य है। चंद्रशेखर की हमीरठ सही है। राजराज वर्मा की रावण विजयम सही है। बालकृष्ण व्याकरण सही है। गोपाल कृष्ण पटनायक कथा मंजरी। कथा मंजरी को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है सेमेंद्र। इसमें असत्य 4 है। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया था। यह बात हसन निजामी अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखता है कि जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है तो इसको कैद करके अजमेर लाता है और गोरी के दिन वो शासन करता है। ऐसा मत हसन निजामी का है अपनी पुस्तक में। किया कि नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन ये बात कहने वाला आदमी का नाम हसन निजामी है और इसकी पुस्तक है ताजुल मासिर। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राज्यों में से किसे आंध्र भोज की उपाधि दी गई। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा गया है। ये खूब बार सवाल आया है, बहुत कॉमन सवाल है। कृष्णदेव राय की उपाधि थी आंध्र भोज। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया। अमीर खुसरो अपने पुस्तकों में लिखता है कि शतरंज के खेल की शुरुआत है वो भारत में हुई है। कुछ लोग इसको अरब में मानते हैं, लेकिन अमीर खुसरो ने माना है कि शतरंज का खेल भारत में ही आविष्कृत हुआ है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। जो भी मुस्लिम शासक होते उन सबका होता था कि दारुल हर्ब, दार उल हर्ब जो इस्लाम के विरोधी धर्म है उनको दारुल इस्लाम में बदल दो, दार उल इस्लाम में। लेकिन इल्तुतमिश कहता है कि भारत अरब नहीं है, जिसको इसलिए इतनी आसानी से हम बदल सकते हैं। यहां पर हिंदू बाहुल्य ये प्रदेश है, इसको बदला नहीं जा सकता। यह कथन इल्तुतमिश का है। जागीर के लिए आरक्षित भूमि कहलाती थी महाल पेबा की। जो जागीर दी जाती थी शासकों अधीनस्थ, जो राजा काम करते हैं शासक के अधीन, उनको महाल पेबा की कहते थे इस भूमि को। ऑप्शन तीसरा सही है। निम्नलिखित सूफियों में से किसको अलख कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, अब्दुल अजीज मक्की और अब्दुल कंदोस गंगोई। तो अब्दुल कंदूस गंगोई को अलख की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन 4 इसमें सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी। ये दसवंत था। ये शुरुआत में अकबर के टाइम का बहुत अग्रणी चित्रकार था, लेकिन बाद में मानसिक रूप से विकसित हो जाता है और सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ऑप्शन तीसरा सही है, दसवंत। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा गया है। अकबरनामा के 3 भाग है, उसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा गया है। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदू रीति रिवाजों में विश्वास करता था, तो इसने होली में भाग लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक। ये सवाल भी कई बार आया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक का। हरिवर और बुक्का द्वारा स्थापित राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्यों। 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम दक्षिण भारत में हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने नए वंश की स्थापना की, नया साम्राज्य बनाया था, जिसका नाम रखा था संगम। संगम इनके पिताजी का नाम था, इसी के नाम से इन्होंने अपने साम्राज्य का नाम रखा था संगम। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा को स्थापित करने वाले व्यक्ति चामुंड राय ने स्थापित की थी। गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला जैन धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्य साम्राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसको है ना थोड़ा सा। अगला सवाल है, श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। चामुंड राय ने। श्रवण बेलगोला जैन धर्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। चारण साहित्य में निम्नांकित राजवंशों में से किसकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर विशिष्ट के यज्ञ कुंड से बतलाई गई है। चारों की, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रत्यार, इन तीनों की उत्पत्ति आबू में वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई है।
सालू राजवंश के संस्थापक कौन थे? रुकना ही हो। अगला सवाल है, सालू राजवंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह राय। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? यक्षगान। ये सवाल यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि कौन सी नृत्य शैली है जो विजयनगर साम्राज्य में सर्वप्रथम उल्लेखित हुई है, तो इसका ऑप्शन है यक्षगान। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने गला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से, बाजार नियंत्रण से। ऑप्शन 2 सही है इसका। अगला सवाल है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, कौन था? बलबन था। बलबन अपने आप को ईरान के अफरासियाब वंश से मानता था और उसने नौरोज का त्योहार शुरुआत किया। खूब सारी ईरानी परंपराएं हैं वो दरबार में शुरू की थी, क्योंकि ये कुलीनता में विश्वास करता था और सबसे अपने आप को अलग दिखाना चाहता था। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में निम्न में से किस नाटक के अंश अंकित है? हरकेली नाटक है। ये संस्कृत का नाटक था हरकेली, इसको लिखा गया है अढ़ाई दिन के झोंपड़े पे। किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? गयासुद्दीन तुगलक है। उसने अपने से पहले जिन शासकों ने दान दक्षिणा या धन विभिन्न धार्मिक स्थलों पर दे दिया था, तो उनको वापस लेने के लिए एक फरमान जारी कर दिया था। तो इसी क्रम में फरमान इन्होंने निजामुद्दीन औलिया के विरोध भी कर दिया था और उस समय वो बंगाल थे, तो उन्होंने कहा अभी दिल्ली दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया का गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया था और ये कहने के कुछ समय बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो निजामुद्दीन औलिया का एक कथन है, हनुज दिल्ली दूरस्थ। शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहां से जारी किए जाते थे? शाहबुर्ज से। जो कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीजें हो, कॉन्फिडेंशियल कोई भी आदेश जारी होते थे वो शाहबुर्ज से जारी होते थे, आगरा के। 1582 में टोडरमल की निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? ये जमीन से जुड़ा हुआ विभाग था, तो जमीन राजस्व सुधार से दीवान है अशरफ। 1582 में टोडरमल को दीवान अशरफ भी बनाया गया था। ये उपाधि थी, एक पद भी था और उपाधि भी थी, दीवान अशरफ। इसका मतलब था जमीन से जुड़ा हुआ विभाग। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता? ये मैंने पहले भी आपको कहा था, अष्ट प्रधान थे वो शिवाजी के शासनकाल में थे। अष्ट दिग्गज थे ये तेलुगु भाषा के 8 महाकवि थे, जिसमें तेनालीराम वगैरह इसमें सम्मिलित थे, जिसके बचपन में आपने कॉमिक्स वगैरह पढ़ी होगी। अगला सवाल है कि राज्य है और सत्ता के केंद्र, इनको इससे सुमेलित करना है। चालुक्य है, कल्याणी के चालुक्य थे। चालुक्य सोलंकी है, ये अनिल पाटन के थे। परमार है, ये धारा नगरी के थे। परमार वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए भोपाल भोजपाल, जिनके नाम से आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इनका पूरा नाम भोजपाल था, अपन शॉर्ट में उनको भोज पढ़ते हैं, और पूरा नाम उनका था भोजपाल। इन्हीं के नाम से मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ये धारा नगरी के राजा थे। और प्रत्यार है, ये कानिगुब्स थे। इसका ऑप्शन ए सही है। सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की थी? अपने इसके बारे में पहले जिक्र कर चुके हैं। सिकंदर लोधी ने 1504 में स्थापना की थी और 1506 में इसको दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन 4 सही है। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण था। अलाउद्दीन शासक बनने के बाद एक समिति का गठन करता है और उसमें उनको टास्क देता है कि अपन ऐसे क्या चीजें करें कि राज्य में नए गठबंधन नहीं हो और हमारे खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हो। तो उसने 3-4 चीजें की थी। एक तो कोई भी बड़े दरबारी हैं वो आपस में विवाह करेंगे तो उसकी अनुमति से करेंगे, आपस में पार्टियां नहीं करेंगे। तो इसमें राजनीतिक कारण इसमें निहित था और कोई कारण नहीं था, समाज सुधार का कारण नहीं था। कि जब शराब की पार्टियों में लोग साथ में बैठते हैं तो राज्य के विरुद्ध नया आंदोलन कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, इनकी आपस में दोस्ती गहरी हो सकती है। तो मद्य निषेध का आदेश है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति से प्रेरित था। एकता का आवंटन प्रारंभ किया था। ये एकता व्यवस्था थी, इसमें जो दरबार में जो काम करते थे लोग, उनको वेतन के बदले एक भूमि दे दी जाती थी। उस एक तरह का ये जागीर प्रथा ही थी। इसकी शुरुआत सल्तनत में इल्तुतमिश ने की थी, बाद में बलबन ने इसको नियंत्रित कर दिया था। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता है? जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी होता था और भारत में कैबिनेट सेक्रेटरी होता था, उसी तरह सल्तनत काल में ये कौन होता? तो इसका नाम है दबीर ए मुमालिक। कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? रामदास का वर्णन किया गया है, सूरदास का किया गया है, तानसेन का किया गया है।
तुलसीदास का इसमें कोई वर्णन नहीं है, तो इसका ऑप्शन 3 सही है, तुलसीदास। अगला सवाल है, नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये अकबर के काल में 9 रत्नों में से एक फेजी थे, इन्होंने नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी? दूसरी राजधानी पेन्नुगोंडा थी। अगला सवाल है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना है? हुजूर साहब ननकाना में बना हुआ है, ये सिखों के पहले गुरु है, गुरु नानक की याद में हुजूर साहब का गुरुद्वारा बना हुआ है। हुजूर साहब का गुरुद्वारा एक नांदेड़ में बना है, लेकिन वो बाद में बना है। मेन हुजूर साहब का जो गुरुद्वारा है वो गुरु नानक की याद में ननकाना साहिब में वहां बना हुआ है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश के लास्ट में शासक हुए थे नसरुद्दीन मोहम्मद। ये जब तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली पर 2 लोग शासन कर रहे थे, उनमें से एक था, दिल्ली पर शासन करने वाला आदमी का नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। बहुत ही कमजोर और हल्के शासक थे, इसी कारण तैमूर ने इतनी लूटपाट मचाई थी। इसका ऑप्शन 3 सही है। 115 सवाल है, वही प्राचीन और मध्यकालीन भारत के हैं। बाद के सवाल है वो करंट के हैं, इनका आपको आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हर टेस्ट सीरीज के बाद इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा, और जो क्वेश्चन पेपर है वो वागीश्वरी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, इसको सभी चयनित अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है। आप सभी के पास अभी समय है, वैकेंसी आने के बाद समय बचता नहीं है। प्रमाणिक टेस्ट सीरीज है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन की फीस इसमें 2000 रुपए रखी गई है और ऑनलाइन की 500 रुपए रखी गई है, और इसका शेड्यूल है आपको वागीश्वरी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक, इंस्टा सब पे मिल जाएगा। धन्यवाद।